सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 23 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें और जानते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा किसको मिला है? तो यह है डॉल्फिन गंगे। इसको भी राष्ट्रीय जीव का दर्जा दिया गया है। यह भी समुद्री जीव है, मछलियों की प्रजाति में से एक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने घोल मछली को, आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि घोल मछली का जो राज्य स्तर का जो दर्जा दिया गया एज ए जलीय जीव, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ही क्यों या गुजरात ही क्यों? तो इसके लिए कि समुद्री सीमा सबसे ज्यादा अगर लगती है किसी राज्य के, क्योंकि पूरा का पूरा जो तट है वो राज्य का लगता है किसके साथ में? समुद्र के सीमा के साथ में। हालांकि दूसरा इसका आंसर कौन सा हो सकता है? वो आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, जहां पे समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश के साथ में भी लगती है, लेकिन वहां पे उसके साथ में तट भी है। बीच के अंदर कहां लग जाती है? समुद्री सीमा भी लग जाती है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा के साथ में अगर कोई सीमा बनाता है तो वो राज्य भी कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि गुजरात की ऐसी कौन सी प्रजाति है मछलियों के तौर पर देखा जाए, और जिसको एक चीज और कहते हैं, इसको सोने के दिल वाली मछली के नाम से इसको जाना भी जाता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मत्स्य पालन को इंग्लिश में बोलते हैं पिसीकल्चर। यह इसका जो देखा जाए कि रोजगार के तौर पे या इसका जो धंधा है, यह उद्योग किस नाम से जाना जाता है? तो ये पिसीकल्चर उद्योग के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है वो गुजरात के साथ ही पाई जाती है। इसे सोने के दिल वाली मछली कहा जाता है। और विश्व स्तर के अंदर देखा जाए तो सबसे महंगी मछलियों में से एक है कौन सी? ये वाली मछली, जो राज्य सरकार ने इसको दर्जा दिया है। अगर वैज्ञानिक नाम की बारे में बताएं तो प्रोटोनोबिया डाइखेंथस इसका वैज्ञानिक नाम है, जबकि मत्स्य दिवस है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरदेशीय मत्स्य पालन के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार हाल ही के दिनों के अंदर हमारा ही सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को इस पुरस्कार से नवाजा गया मत्स्य पालन के संदर्भ में। एक तो ये हो गया। आयोजन इसका अहमदाबाद में किया गया था, जबकि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला है। अब बात कर लेते हैं कि वैश्विक स्तर पे मछली के उत्पादन के अंदर भारत का योगदान कितना है? 7.5% वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो वहां पे मछली का जो उत्पादन होता है उसके अंदर भारत अपना योगदान रखता है। लेकिन आप मछली पालन में भारत के योगदान की बात कर रहे हैं तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान देने वाला अगर कोई देश है उसका नाम है चीन। तो चीन जो है वो सबसे ज्यादा वैश्विक स्तर पे मछली उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। राष्ट्रीय जलीय जीव का मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रीय जो जलीय जीव है गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव का दर्जा भी दिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। किस राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगों को स्पेशल फास्टैग के जरिए नेशनल हाईवे पर 100% टोल फ्री करने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब ऐसा राज्य बना है जहां पे 100% हम किसी टोल को क्रॉस करते हैं, वहां पे हम सब लोग टोल टैक्स कटवाते हैं। आपके फास्टैग के थ्रू टोल टैक्स कट जाता है। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे कोई भी दिव्यांग अगर गाड़ी चला रहा है, उसके पास वो सर्टिफिकेट है दिव्यांग वाला, तो आपको फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वहां पे यात्रा करने दी जाएगी। ऐसे आदेश कौन से हैं? राज्य सरकार पंजाब सरकार ने इस प्रकार के आदेश अभी पारित करे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दिव्यांगों के लिए भारत के अंदर पहला ऐसा कौन सा राज्य बना जिसने दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी? नाम आता है महाराष्ट्र ने दिव्यांग मंत्रालय बनाने की घोषणा करी है, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रथम राज्य बना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा पंजाब के अंदर 100% नेशनल हाईवे पे टोल जो है किसी प्रकार का टोल दिव्यांगों के लिए नहीं अप्लीकेबल है।
चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पंजाब राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए अलग से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की भी घोषणा भी करी गई है। तो एमपी के अंदर थोड़े दिनों पहले की बात है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के कन्वेंशनल सेंटर का उद्घाटन किया जो सिर्फ जो दिव्यांग हैं उन्हीं को समर्पित वो किया गया है। अभी वर्तमान में एक चीज और देखते हैं कि दिव्यांगों के द्वारा एक संचालित एक मिट्टी कैफे नाम की भी शुरुआत की गई। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है महोदय डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस प्रकार की एक मिट्टी कैफे नाम की एक शुरुआत करी जो स्वरोजगार से मतलब चीजें हैं और उनको दिव्यांगों के द्वारा ही उसको पूर्णतः संचालित किया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जहां पे चाय नाश्ते और फलाहार जैसी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध करवाई जाती हैं। दिव्यांग ही उसके अंदर सारे के सारे कर्मचारी हैं। चलिए इसके अलावा दिव्यांगों का अलग से कल्याण मंत्रालय बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र। ये भी आपने इस माध्यम से इसको जाना। अब जबकि खेल प्रशिक्षण की बात कर रहे तो इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा गया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस ये जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका नाम इनके नाम पे रखा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। पहली बार किस भारतीय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड से उनको नवाजा गया? एमी अवार्ड अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण और वैदेशिक स्तर पे देखा जाए तो काफी बड़ा नाम एमी अवार्ड्स का। और वहां पे अगर किसी भारतीय डायरेक्टर जो महिला है और उनको टेलीविजन क्वीन के नाम से जाना जाता है, नाम है उनका एकता कपूर। एकता कपूर ने बहुत सारे ऐसे धारावाहिक बनाए और वर्तमान में वो टेलीविजन में चलते भी हैं और हम सब लोग देखते हैं कि कहानी घर घर की उसके बाद में हम बात करें तो ससुराल सिमर का या बहुत सारे ऐसे जो एपिसोड आते हैं जो उनको महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाता है। भारत अथवा पाकिस्तान में भी बहुत जो है ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। और मैं सास भी कभी बहू थी जिसके अंदर जो एक किरदार निभाया था, अभी वर्तमान में हमारी जो मंत्री हैं जिनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी भी पहले एक्ट्रेस रही हैं और इन्होंने भी इनके जो टेलीविजन के अंदर जो नाटक आते थे या कह सकते हैं इनके जो एपिसोड आते थे उनके अंदर भी इन्होंने भाग लिया। जो धारावाहिक है उनके अंदर इन्होंने यहाँ पे काम करा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? एकता कपूर। एकता कपूर को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि एमी अवार्ड्स के अलावा ऐसे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हैं जो अपने आप में वैश्विक स्तर पर तो महत्वपूर्ण है और भारत के लोग या भारत के जो निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं और इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स, उनको भी इस पुरस्कार पाने की लालसा रहती है। इसी के क्रम में मैं आपको बताऊं कि ऑस्कर का जो अवार्ड 2023 में दिया गया था उसके अंदर भारत एक फिल्म जिसको RRR के नाम से इसको जाना जाता है, उस फिल्म का एक जो बेस्ट जो एक स्कोर ओरिजिनल स्कोर के नाम से एक अभी गाना आया था उसका नाम था कौन सा? नाटू नाटू। नाटू नाटू को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के नाम से उसको नवाजा गया था एज ए बेस्ट। इसके अलावा एक चीज और है कि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री उसके लिए दी एलिफेंट विस्पर्स एक केरल के अंदर एक दंपति की कहानी जिसके अंदर एक उनके घर हाथी को पाला जाता है या उसकी वो देखभाल करते हैं, उससे संबंधित भी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी बनाया गया था, उसको भी यहाँ पे ऑस्कर के अंदर स्थान मिला था। तो ये भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात कि दो पिक्चरों को अलग अलग कैटेगरीज की पिक्चर थी, वहां पे उनको नॉमिनेशन मिला और उन्होंने उस अवार्ड को जीता। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तौर पे जाता है ये अवार्ड जाता है RRR को। और जबकि अगर बात करते हैं बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की तो वहां पे द एलिफेंट विस्पर्स के नाम से उनको जाना जाता है। अब देख लेते हैं एकता कपूर आर्ट्स और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में उनको दिया गया। न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी के दौरान इस प्रकार का उनको दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लैंडिंग के लिए भी एमी अवार्ड दिया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री आर्ची पंजाबी को द गुड वाइफ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। अब बात कर लेते हैं कि एमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई। 1949 25 जनवरी 1949 की शुरुआत हुई और वर्तमान में अभी जो कौन सा दिया गया है, अभी 51वां जो पुरस्कार दिया गया है जिसके अंदर भी एकता कपूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि 54वां फिल्म फेस्टिवल जो हर साल होता है और हमारे ही एक शहर है गोवा। गोवा एक वैसे राज्य भी है और वहीं पे जो है पणजी के अंदर इस प्रकार के आयोजन करा जाता है और वहां पे भी बहुत सारी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फिल्मों को भी वहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। और एक चीज और, माइकल डगलस एक हॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनको सत्यजीत रे फिल्म पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार है वो माइकल डगलस को दिया जाएगा। ये अभी कौन सा है? अभी 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी I5 होने वाला है। कब? 20 और 28 नवंबर के मध्य भी चल रहा है यहाँ पे। वहां पे बहुत सारी फिल्मों का यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रीमियर किया जाएगा।
और वहीं पे ही माइकल डगलस को इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपने देखा एमी पुरस्कार के बारे में तो हमने जाना ही जाना, फिल्म फेस्टिवल के बारे में जो गोवा के अंदर हम लोग आयोजित करते हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा पुरस्कार अगर फिल्मों के नाम से अगर जाना जाए तो वो कौन सा होता है, ऑस्कर होता है। और हर एक जो है किसी भी कलाकार को उसको जीतने का अपना अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत के पंकज आडवाणी ने कौन सी बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? अब उनके बारे में तो इतने रिकॉर्ड्स बनते हैं कि अपने आप में वो रिकॉर्ड बन जाते हैं। अभी उन्होंने इस बार की जो है 26वीं बार, अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड, अनूठा रिकॉर्ड, और उनके इस रिकॉर्ड के आसपास कोई पहुंच भी नहीं पाएगा, ऐसी हम क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। और बड़े ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, और उनका जो गेम्स है उनका नाम है वर्ल्ड बिलियर्ड्स खेलते हैं वो, और उनका ये 26वां अपने आप में स्थान है। अब बात कर लेते हैं इस खिलाड़ी की। इन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर अपना अपना उम्दा खेल है उसको दिखाया है, और बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि खेल का जो पुरस्कार दिया जाता है उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा अगर सामाजिक पुरस्कारों की बात करें तो उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो राज्यों के अंदर भी जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं, इतने बड़ी ये खिलाड़ी है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स और जो स्नूकर है उसके चैंपियन ये रहे हैं। फाइनल में सौरव कोठारी जो अपने ही देश के हमवतन सौरव कोठारी को हरा करके 26वां खिताब अपने नाम किया। एशियन गेम्स 2010 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, आयोजन जिसका दोहा कतर में किया गया था। 2003 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, पद्मश्री 2009 में और पद्म भूषण 2018 में। अपने आप में बड़ी महान विभूति, और 26वां इस बार इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। बड़े खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में आईसीसी ने किस देश को तो आईसीसी के तौर पे, नियमों के तौर पे उसके क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया था। उसके बाद वहां पे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी होने वाला था, उसको भी वहां से उन्होंने क्या, सस्पेंशन तो चल ही रहा था। उसके बाद में जो आयोजन का जो स्थल जो पहले श्रीलंका में होने वाला था उसको भी शिफ्ट करके कहां कर दिया उसको, साउथ अफ्रीका। अभी बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। अंडर 19 का वर्ल्ड कप पहले किसकी मेजबानी किसको दी गई थी? ये दी गई थी श्रीलंका को। लेकिन हमने पहले वाले सेशन में इसका डिस्कस करा था कि आईसीसी के नियमों की अवहेलना करने के कारण आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को वहां पे निलंबित कर दिया गया था। इसी की कड़ी के अंदर अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी मेजबानी किसको पहले सौंपी गई थी? श्रीलंका को सौंपी गई थी। श्रीलंका ऑलरेडी पहले से वहां पे सस्पेंशन में चल रहा है, तो अभी जो है आयोजन स्थल उनसे छीन करके और किसको दे दिया गया? साउथ अफ्रीका को दे दिया गया। अगर बात हो रही है वर्ल्ड कप की, तो ये अंडर 19 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो अभी वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लेते हैं और जानते हैं इस प्रकार कौन कौन सी चीजें जो घटी, जो विश्व में या क्रिकेट इतिहास में पहले नहीं घटी गई थी। तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। टोटल अभी तक कितने हो चुके हैं? टोटल 13वां संस्करण था जो भारत में खेला गया। 19 नवंबर को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ये फाइनल मैच खेला गया। अगर दर्शकों की संख्या की बात करें तो 1,32,000 दर्शक क्षमता वाला ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, यहां पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मैच खेला गया। 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत पे जीत दर्ज करते हुए भारत को उपविजेता पदक जीतने पे संतोष करना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया चिर परिचित अंदाज से 6ठा विश्व कप भी अपने घर ले गया। इसके अलावा बात कर रहे थे 765 रन बनाने वाले विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर बने जिन्होंने अभी तक, या कह सकते हैं उनके पीछे आसपास में कोई खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने 765 या 700 रन भी किसी पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में बनाए हों। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने 673 रन किसी वर्ल्ड कप में बना रखे, उनका रिकॉर्ड भी किसी ने तोड़ा? विराट कोहली ने तोड़ा। इसके अलावा कुछ और चीजें जान लेते हैं कि इस बार एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दे दिया गया। टाइम आउट क्या होता है? और पहली बार इस प्रकार की सुर्खियां बनी कि एंजेलो मैथ्यूज ऐसे क्रिकेटर बने, जो अभागे क्रिकेटर बने, वो वर्ल्ड कप की किसी मैच को कह सकते हैं बिना गेंद को खेले बिना ही अंपायर ने उनको आउट करार दे दिया गया। और किसके बीच में मध्य जो मैच चल रहा था, ये चल रहा था बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। वहीं पे ये वाकया घटित हुआ, उनको टाइम आउट करार दे दिया गया और इतिहास के पहले वो खिलाड़ी बने जिनको टाइम आउट का
मतलब उनको उस नियम में उलझा करके, या कह सकते हैं नियम लगा करके उनको बिना खेले उनको पेविलियन लौट के आना पड़ा। इस प्रकार के रिकॉर्ड्स है वो इस वर्ल्ड कप के दौरान बने। लेकिन बहरहाल बात हो रही है 19 वर्ल्ड कप की, मेजबानी छीन करके श्रीलंका से और दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दक्षिण अफ्रीका 15वां आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप जो है खेला जाएगा मेंस काल, ये 2024 में खेला जाएगा, उसकी मेजबानी करेगा ये 15वां आईसीसी का एक खिताब है, जबकि 13वां। जबकि अगर मेंस वर्ल्ड कप की बात करें 2023 में हुआ था, उसका संस्करण कितना था, 13वां था, जबकि अंडर 19 का कितना है, ये 15वां है। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था और भारत इसका विजेता बना था। ये वेस्ट इंडीज के अंदर एक आयोजन किया गया था यहां पे, और वहीं पे ये विजेता बना। अब प्रथम संस्करण की बात कर ले तो 1988 में यहां पे प्रथम संस्करण हो रहा है किसका, अंडर 19 का। लेकिन यहां हो रहा है कितना, 1975 में। इंग्लैंड में हुआ ये पहला और सेकंड, पहला और दूसरा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। भारत द्वारा अब तक 5 बार जीता गया है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो सकती है, और है ही कि 15 के अंदर 1/3 जो है वर्ल्ड कप अब अंडर 19 का लेके आ चुके हैं। लेकिन 13 में से अगर बात करी जाए तो भारत ने अभी तक मेंस वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है उसमें अभी तक कितनी बार जीता है, हमने 2 बार ही जीता है। कब कब जीता है, हमने जीता 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, जबकि 2011 के अंदर वो हमने जीता MS धोनी की कैप्टेंसी में। चलिए वर्तमान में भारतीय कप्तान अंडर 19 की बात हो रही है तो उनका नाम है यश ढुल। आईसीसी द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया क्योंकि सरकार का वहां पे अनावश्यक हस्तक्षेप क्रिकेट बोर्ड में हो रहा था, और उसी की वजह से आईसीसी ने इस क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया, और जो अंडर 19 की जो मेजबानी करने वाला श्रीलंका था उसकी मेजबानी को छीन करके और साउथ अफ्रीका को इसको दे दिया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। अगस्त में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों को सदस्य देश बनाया गया था, बिल्कुल, जिनमें हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो पहले तो अभी क्या होता है, ब्रिक्स के अंदर टोटल कितने, ब्रिक्स की स्थापना होती है 2009 में, और ब्रिक्स को अगर लिखें इसको तो ये हो गया ब्रिक्स। अब इसमें हो गया नंबर 1 ब्राजील, नंबर 2 पे हो गया रूस, इंडिया, चाइना, और एस पे हो गया साउथ अफ्रीका। 5वां जो देश बना था वो बना था कौन सा, अफ्रीका। इसको कब शामिल किया गया था, 2010 में इसको इसमें शामिल कर लिया गया था। तो टोटल 5वें देश है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस संगठन में पहले तो 6 देशों ने हामी भरी थी, और 6 देशों में सभी ने मना किया नहीं किया है, एक देश ने मना किया है, और उस देश का नाम है कौन सा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में आपको बता रहा था कि अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक देश। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। पंपास वहां पे पाया जाता है घास, पेंटागोनिया वहां पे पाया जाता है मरुस्थल। इसके अलावा अगर अर्जेंटीना की बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। अभी जो दोहा कतर के अंदर 2022 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी उठाने वाला जो देश था उसका नाम भी कौन सा था, अर्जेंटीना ही था। किसकी कप्तानी में, तो लियोन मेसी की कप्तानी के अंदर अर्जेंटीना ने विश्व कप का जो फुटबॉल का जो कप था उसको अपने नाम किया। तो सारी चीजें आपने जानी। लेकिन वर्तमान में ब्रिक्स की बात हो रही है, 6 देशों ने हामी भरी थी। सम्मेलन कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था। रामफोसा जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी घोषणा करी थी, लेकिन यह देश अभी यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। मैं आपको अगली स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं कि ईरान, इसके अलावा बहुत इथोपिया या बहुत सारी ऐसी 6 कंट्री हैं जिनके बारे में आपको बताने हो, इन्होंने आवेदन करा था, और उसके बाद में अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया है। देखते हैं नवनिर्वाचित अगर अर्जेंटीना के जो प्रधानमंत्री की जो बात हो रही है, राष्ट्रपति, उनका नाम है जेवियर माइली। अब कहते हैं कि जब से इन्होंने सत्ता संभाली है उसी समय उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनने वाले हैं। तो आंसर तो हो जाएगा अर्जेंटीना। वर्तमान में जेवियर माइली जो है यहाँ के राष्ट्रपति पद की इन्होंने क्या लिए, शपथ लिए। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ही हो गई थी। 15वां जो समिट चल रहा था जो ब्राजील के अंदर चल रहा था, तो 6 देशों ने इसके लिए आवेदन किया था। 6 की जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया गया था, और उसके अंदर देखें ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब, टोटल देश कितने हो गए, 6 देशों के अंदर अर्जेंटीना ने अपना नाम क्या लेने की, वापस लेने की घोषणा करी है। तात्कालिक कारण क्या हो सकते हैं कि जेवियर माइली जो वर्तमान में अभी वहां के राष्ट्रपति बने हैं, उनका एक किसी प्रकार का रुख हो सकता है कि हम ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनना चाहते,
और हम अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसका नाम है ब्यूनस आयर्स। पेंटागोनिया मरुस्थल पंपास के घास के मैदान से नाम से विख्यात। इसके अलावा अर्जेंटीना के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो विश्व के अंदर शीर्ष स्थान रखता है? गेहूं। गेहूं, सोयाबीन और मांस का शीर्ष निर्यातक यह देश अपने आप में है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का विजेता बना था कौन सा? अर्जेंटीना बना था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारत के किस शहर में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर और स्पेस लॉ कॉलेज बनाया जा रहा है? अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि अभी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स का नाम चेंज हो रहा है। एयरफोर्स का नाम क्या चेंज होने वाला है? इस यहां पे एयरफोर्स के साथ में जोड़ दिया गया है स्पेस। तो एयरफोर्स काम तो करेगी, अपना काम तो कर रही है, लेकिन इसके साथ में अंतरिक्ष के अंदर भी किसी प्रकार के जो फोर्सेस के द्वारा अगर कोई नवाचार किए जा सकते हैं तो इसका नाम अभी एयरफोर्स के अंदर उसका चेंज किया जाने की कवायद चल रही है। हालांकि अंतरिक्ष के अंदर सैन्य दखल जो है वो किसी भी देश को स्वीकार नहीं है, या कह सकते हैं विश्व परिदृश्य में इस प्रकार का कोई मंत्रालय पहले से नहीं बनाया गया, लेकिन अपनी एक कुछ सीमित सीमा के अंदर रह करके और स्पेस के अंदर भी, क्योंकि स्पेस में भी काफी बड़ी चीजें अभी अंतरिक्ष के अंदर भी हो रही है, जहां पे कुछ लोग कुछ अपना देश है वो स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद में वहां पे भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाएंगी जहां पे आपको वहां पे सैन्य शक्ति को भी आपको बढ़ाना होगा और आपको अलग से वहां पे पर्टिकुलर ऐसी सहायता आपको प्रदान करनी पड़ेगी। किसको? स्पेस रिसर्च या स्पेस का जो मंत्रालय है या जो सेंटर है उसकी इस प्रकार की आपको सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर अभी स्पेस वॉर और ट्रेनिंग कमांड और स्पेस लॉ कॉलेज भी बनाया जाएगा। देखते हैं हैदराबाद में वायुसेना ने अपना नाम इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स रखने का फैसला करा है, जिसकी कवायद चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पे पहले इंडियन एयर हुआ करता था, इसके साथ में अपने साथ में क्या कर दिया? स्पेस फोर्स इसको और कर दिया। केंद्र में अंतरिक्ष कानून में प्रशिक्षण के लिए अलग से कॉलेज स्थापित किया जाएगा जो हैदराबाद में है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून में पारंगत एक पेशेवर बल जो क्या करेगा? ये तैयार करने वाला है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार तो किसी प्रकार का भी हम सैन्य बल वहां पे नहीं रख सकते, लेकिन विश्व में इस प्रकार की चीजें अगर हो रही हैं तो वहां पे एहतियात के तौर पे इस प्रकार का वहां पे फोर्सेस बनाने की बात अभी चल रही है। अब देखते हैं कि वायुसेना के लिए 31 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाएंगे, जिसका 60% कक्षा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? वायुसेना के। उपयोग क्या होगा? जिस प्रकार एक एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसके अंदर संचार है, मौसम पूर्वानुमान है, नेविगेशन है, वास्तविक समय निगरानी जैसे कार्यों के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाएगा। जहां पे वायुसेना को बार बार इस प्रकार की कमी महसूस हो रही थी कि क्यों ना हम अपना यहाँ पे स्पेस फोर्स भी बना लें। गौरतलब वैसे भी है कि एयरफोर्स के अंदर यह कह सकते हैं कि अंतरिक्ष जो यात्री बने हैं वो भी अभी तक एयरफोर्स के ही बने हैं, जिसमें सबसे पहले भारत के पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भी किस में थे? फ्लाइंग स्क्वाड्रन लीडर थे वो भी एयरफोर्स से थे। अभी गगनयान के अंदर जो मानव भेजे जाएंगे वो भी किसके हैं? एयरफोर्स ऑफिसर ही हैं, कि उनको ट्रेनिंग अभी रसिया के अंदर भी दी जा रही है। और भारत का बहुप्रतीक्षित एक बहुत बड़ा मिशन है, गगनयान के नाम से उसको जाना जा रहा है, इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो इसके अंदर भी एयरफोर्स के अधिकारियों या वहां के जो वायुसेना के जो लड़ाकू विमानों के जो पायलट हैं उनको इस समग्र मिशन के अंदर शामिल किया जा रहा है। तो एयरफोर्स और स्पेस अलग अलग नहीं है, इसी को इंटीग्रेटेड करने के लिए इस प्रकार की कवायद शुरू की गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। पद्म भूषण से अलंकृत डॉक्टर एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? नेत्र चिकित्सा। नेत्र चिकित्सा से वो जुड़े हुए थे और हाल ही में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। देख लेते हैं। चैरिटेबल आई हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे, जिन्होंने 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और चैरिटी के लिए काफी बड़े नाम से इसको जाना जाता है। 1983 में इनको पद्मश्री से, जबकि 1999 में इनको पद्म भूषण से इनको शुरुआत करी थी, या कह सकते हैं इनको दोनों को ये मिले थे। अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण की या पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। वैसे पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में होते हैं। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पे 2 ही पुरस्कार दिए जाते थे। एक तो दिया जाता था भारत रत्न और दूसरा दिया जाने लगा कौन सा? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कारों की भी 3 कैटेगरी है, जिसके अंदर कौन सा? पद्म विभूषण सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। ये तीनों कैटेगरीज में हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पे इन पुरस्कारों से बहुत बड़ी हस्तियों को, सामाजिक क्षेत्र से हो, खेल से हो, साहित्य से हो या अन्य प्रकार की जो विभूतियां, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो पद्म जो कह सकते हैं, पद्म जो पुरस्कार है वो किसकी कैटेगरी की कितनी है? वो 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। चलिए
जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पश्चिमी बंगाल सरकार ने किसी राज्य का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑलरेडी अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर ही हैं और बहुत सारी कंपनियों के भी बने हैं, भारत के भी बड़े एम्बेसडर हैं वो, और नाम है उनका सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के बारे में परिचय की मेरे हिसाब से किसी प्रकार के वो मोहताज नहीं है। इससे पहले वो भारतीय क्रिकेट टीम के वो कैप्टन रह चुके हैं और बीसीसीआई के 35वें क्या रहे थे, वो अभी चेयरमैन भी रहे थे। हालांकि अभी वर्तमान के अंदर रोजर बिन्नी है, लेकिन इससे पहले वो बीसीसीआई के चेयरमैन भी, अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो अभी बंगाल सरकार ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सौरव गांगुली। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टनसी भी करी है, बड़े खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली 2019 में बीसीसीआई के 35वें अध्यक्ष के तौर पे अभी वो बने थे। वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। सौरव गांगुली 1998 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले क्रिकेटर भी हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल ने सरकार द्वारा 2013 के अंदर बंगा विभूषण पुरस्कार से भी उनको, राज्य स्तर का जो पुरस्कार होता है बंगा विभूषण, उनके नाम से भी उनको सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल की जो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर बनाए जाने वाले राज्यों में से एक, जिसमें पश्चिमी बंगाल का भी नाम आता है। वैसे देखा जाए तो भाषा के नाम पे बनने वाला पहला अगर कोई दक्षिणी राज्य था, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। और फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पे जो है वो क्या बनाया गया था, यहाँ पे आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे पहला राज्य का जो तमगा मिला था वो आंध्र प्रदेश को मिला था। हालांकि भाषा के आधार पे और जो राज्य बने थे उसके अंदर 1 नवंबर 1956 को पश्चिमी बंगाल है, जहां की भी जो भाषा है, राज्य भाषा, वो कितनी है, बंगाली है। और अगर बात करें तो उसके अंदर जो अभी जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर भी बांग्ला भाषा का भी उसमें उल्लेख आपको मिलता है। देख लेते हैं, अभी जो बंगाल की बात हो रही है तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। जबकि बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा अगर कोई सीमा बनाता है, कोई भी राज्य बनाता है, भारतीय राज्य बनाता है, उस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जबकि वहां के जो राज्यपाल हैं वो है सीवी आनंद बोस, वो वहां के वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। किसे अब इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से जाना जाएगा? जैसा कि मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के साथ में क्या लगाया गया है, यहाँ पे स्पेस फोर्स और इसको लगा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें। वायुसेना ने अपना नाम इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखने का फैसला करा है। अब एयरफोर्स के अगर दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाया जाता है। और इसका जो वाक्य है, जो ध्येय वाक्य है, वो कौन सा है, नभम स्पर्शम दीप्तम, अर्थात विभव के साथ में आकाश को छूना। अभी वर्तमान में जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम BR चौधरी है, वीरेंद्र कुमार चौधरी है। और कमान की बात करें तो जिस प्रकार थल सेना की 7 कमांड है, इसके अंदर ट्रेनिंग कमांड भी शामिल है, जबकि 5 कमांड किसके पास है, यह है वायुसेना के पास में। बात कर लेते हैं नेवी की 3 कमान अभी वर्तमान में कार्य कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की बात हो रही है तो उसके लड़ाकू विमानों की बारे में भी बात करें। हाल ही में थोड़े दिनों पहले उत्तरलाई जो अपना एयरफोर्स स्टेशन था जो बाड़मेर राजस्थान में है, तो वहां पे MiG-21 बाइसन एक लड़ाकू विमान था, उसको अपने बेड़े से एयरफोर्स ने विदा कर दिया है। अब वो दोबारा भविष्य में कभी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको कहते थे कि उड़ता ताबूत है, और बहुत सारे प्रशिक्षित पायलटों की जान भी उस विमान ने ले ली थी। ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो समय के अनुसार ढल नहीं पा रही थी, उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा था। और अब उसकी जगह पे हम देख पा रहे हैं कि उसकी जगह राफेल ने भी जगह ले ली है। इसके अलावा कौन कौन से लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना के अंदर काम कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि MiG-27 सुखोई तो है ही है, सुखोई है, जगुआर है, मिराज 20 है, 27 है, 29 है, LCA है, और लास्ट में आता है राफेल। राफेल में वर्तमान में कितने लड़ाकू विमान आ चुके हैं, ये आर के 36, एक स्क्वाड्रन के आसपास इसके सारे के सारे विमान आ चुके हैं। और इनको अलग अलग जगह जितनी जो सेंसिटिव जो प्लेसेस हैं, जिसमें हासीमारा जो एक स्टेशन है जो बंगाल के अंदर आता है, पश्चिमी बंगाल, जो चाइना को कवर करने के लिए वहां पे भी राफेल को वहां पे तैनात किया गया है। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 के अनुसार शीर्ष के अंदर कौन से देश है, तो यूएसए की सेना है, रसिया की सेना है, और उसके बाद में नंबर किसका आता है, भारत का आता है। तो भारत की जो वायुसेना है वो भी अपने आप में विश्व के अंदर उन श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक गिनी जाती है, अगर बात एयरफोर्स की जाती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। वज्र प्रहार
2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य मेघालय में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर पूर्वी राज्य है, सेवन सिस्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। और वर्तमान में कौन सा ऐसा देश हो भारतीय सेना के साथ में इस प्रकार का अभ्यास कर रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है? नाम उसका वज्र प्रहार है। आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। अमेरिका वज्र प्रहार ही एक्सरसाइज नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सैन्य एक्सरसाइज करता रहता है, चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, या फिर मालाबार एक्सरसाइज की बात करें। भारत के साथ में अमेरिका के जो संबंधों की जो प्रगाढ़ता अभी चल रही है, ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। 2+2 की वार्ता का भी आयोजन हाल ही में 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहां पे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो अमेरिका के थे वो यहां पे आए थे, और हमारे जो समकक्ष मंत्री थे उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। और उद्देश्य दोनों देशों का एक ही होता है कि रणनीतिक साझेदारी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, और इसके अलावा जो चाइना की जो बढ़ती हुई जो एक कह सकते हैं आकांक्षाएं हैं, जो चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए भी इस प्रकार के कार्य आयोजित किए जाते हैं। उसी के संदर्भ के अंदर अमेरिका के साथ में भारत ने मेघालय के अंदर इस प्रकार की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इसके आप देख लेते हैं इसके अलावा अन्य कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 14वां संस्करण इसका चला। अयोध्या से संयुक्त कार्यक्रम की योजना परिचालन रणनीति जैसे सर्वोत्तम कार्यों के लिए यह काम करता है। पहला संस्करण की बात करें तो 2010 के अंदर पहला संस्करण भारत में ही आयोजित किया गया था, जबकि 14वां संस्करण वर्तमान में मेघालय में किया गया। 13 संस्करण जो है वो हिमाचल के अंदर किया गया था। और भारत और अमेरिका के मध्य अब होने वाले जो अन्य अभ्यास है वो भी आप देख लेते हैं। वज्र प्रहार थल सेना के साथ में, युद्ध अभ्यास थल सेना के साथ में, कोप इंडिया वायुसेना के साथ में, रेड फ्लैग अमेरिका का बहुपक्षीय कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई सैन्य अभ्यास होता है उसके अंदर भारत भी भाग लेता है और अमेरिका भी वहां पे भाग लेता है, और उस जो अभ्यास का नाम है वो रेड फ्लैग। तो इसके अंदर नाटो की सेनाएं भी भाग लेती हैं और कुछ मध्य पूर्व कंट्रीज भी भाग लेती हैं और भारत की इसके अंदर भाग लेता है। इसके अलावा अब मैं नेवी की बात आपको बता रहा था, पैसेज सैन्य अभ्यास नौसेना के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये भी है। अब बात कर लेते हैं मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास 3 प्रकार की कंट्री है, कह सकते 3 कंट्रियों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, भारत, अमेरिका और जापान, जिसमें एक अभी और एक टर्मिनोलॉजी और अभी की गई जिसके अंदर जापान, जिसको जे के नाम से जाना जाता है, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। यह भी अपने आप में अनूठा और महत्वपूर्ण है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। लुक फ्रीडन हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका लग्जमबर्ग, छोटा सा देश है, उसके प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया। ब्रिटेन के आसपास एक छोटा सा द्वीपों वाला शहर है, सॉरी अपना स्टेट एक कंट्री है, और उसके जो प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी वर्तमान में वो इनको बनाया गया है। देख लेते हैं। लग्जमबर्ग पश्चिमी यूरोपीय देश है। लग्जमबर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 2586 के आसपास है, जनसंख्या भी थोड़ी है, लगभग 5। राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है और मुद्रा इसकी यूरो है। पूर्व में फ्रैंक था और अब ये प्रचलित हो चुका है क्योंकि हम यूरो के अंदर जा चुके हैं। और लग्जमबर्ग जो है वो यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन जो कंट्री है उसका ये सदस्य देश भी है, संस्थापक देशों में भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा नाटो का भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य है, यूरोपीय संघ का भी है और ओईसीडी का भी ये सदस्य देश है। भाषाएं बोलने वाले में बात करें तो जर्मन है, फ्रांसीसी और लग्जमबर्ग की स्वयं की भाषा है वो भी यहाँ पे बोले जाते हैं। तो ये यूरोपीय पश्चिमी देश है और ये ब्रिटेन और जर्मनी के आसपास लगता हुआ देश, और ये नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन संघ और ओईसीडी का संस्थापक सदस्यों में भी इसको जाना जाता है। वर्तमान में इनके जो प्रधानमंत्री इन्होंने ये शपथ ली है। चलिए आज के सेशन का 13वां प्रश्न, कॉलेज ऑन व्हील्स की तर्ज पर ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत करने का जो जगह है या कौन सा स्टेट बना है, इसका आंसर मैं आपको बताता चलूं। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लगभग 700 छात्र छात्राओं को और कुछ प्रोफेसर्स को लेकर के ये कह सकते हैं भारत भ्रमण कराने के लिए इस प्रकार की एक ट्रेन को यहां से शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या हो सकता है कि यहाँ की जो देश कह सकते हैं पूरे भारत की जो संस्कृति उसके बारे में, ये जो यहाँ के जेएंडके के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसके बारे में वो जाने। तो इसके अंदर छात्राएं भाग ले रही, 700 के आसपास, करीब 75 प्रोपोर्शंस इसके अंदर शामिल है। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब आपको बताऊं, ये दिल्ली के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और दक्षिणी राज्यों का भी दौरा करने वाला है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से छात्राओं को वहां तक ले जाने के लिए इस प्रकार का मिशन, जिसको कब बोल सकते हैं कि कॉलेज ऑन व्हील्स की तर्ज पे ज्ञानोदय एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। ऐसी कौन कौन सी ऐसी शुरुआत की गई उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल राजस्थान कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कौशल ऑन स्किल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। जबकि पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के अंदर अगर कह सकते हैं पर्यटन के तौर पे देखा जाए तो वहां पे पैलेस ऑन व्हील्स जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 में, 2009 के अंदर उसका पुनर्संचालन कर दिया गया और ये
हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स है, जहां पे पर्यटक इसके अंदर राजस्थान, दिल्ली और आगरा इन तीनों की यात्रा करते हैं और अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी ट्रेन है और पर्यटकों के लिए मुफीद भी है। उद्देश्य क्या? राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है वो 2009 के अंदर पुनर्संचालित की गई। हालांकि इसकी शुरुआत 1982 में ही हो चुकी है। जान लेते हैं आज का 14वां प्रश्न। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? यह भी एक उत्तर पूर्वी मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। तो शिलोंग के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। शिलोंग है मेघालय की राजधानी। उद्देश्य पूर्वोत्तर के हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हितधारकों के साथ विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूद पर्यटन की क्षमता के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवगत कराना, यही इसका विषय है। शुरुआत इसके 2010 के अंदर मिजोरम में हुई थी। 11 संस्करण जो 10वां संस्करण है वो भी 2022 को कहां किया गया था? मिजोरम में किया गया था। जबकि जो 13वां संस्करण है वो कहां पे हो रहा है? अभी मेघालय में शिलोंग में हो रहा है। जीवी किशन रेड्डी यहाँ के क्या है? जो पर्यटन मंत्री हैं भारत के, और देश का दूसरा कम आबादी वाला। इंपॉर्टेंट यहां पे है कि मेघालय क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके इफेक्ट्स बनते हैं। दुनिया अब भारत के अंदर सबसे कम आबादी वाला अगर कोई राज्य है उसका नाम क्या है? वो है मेघालय। तो अब जब मेघालय दूसरा हो गया तो प्रथम कौन सा हो गया? आंसर आएगा सिक्किम। ये भी उत्तर पूर्वी राज्य है। तो सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला, जनसंख्या वाला राज्य है। और जैविक खेती के रूप में, जैविक कृषि के तौर पे भी संपूर्ण अगर अपनाने वाला कोई भी राज्य है उसका नाम भी कौन सा है? सिक्किम है। और 21 जनवरी 1972 तक ये केंद्र के द्वारा इसको शासित किया जाता था, जबकि 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में इसका दर्जा जो है इसको अपने आप को इसको मिला है। तो ये सारी चीजें मेघालय के बारे में जानी। और वहां पे अभी संस्करण कौन सा हो रहा था? अभी 11वां जो संस्करण हुआ था पर्यटन के क्षेत्र में, उसका भी वहां पे आयोजन किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कौन सा है? पढ़ते हैं। किस साहित्यकार को उनकी रचना फायरबर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 का पुरस्कार उनको दिया गया? तो अब हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन को इस प्रकार के साहित्य का जेसीबी जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो पेरुमल मुरुगन जो है तमिल लेखक है। फायरबर्ड का अंग्रेजी अनुवाद जो है जननी कन्नन के द्वारा किया गया था। और पुरस्कार की शुरुआत होती है 2018 के अंदर। लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का ये पुरस्कार की जो राशि है वो इसमें प्रदान की जाती है। साहित्य के क्षेत्र के अंदर सबसे देखा जाए भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा यह कह सकते हैं प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में वो है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ है। 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मोजो, ये पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ के क्षेत्र में दामोदर मोजो को मिला है। कहां के रहने वाले हैं? ये गोवा के रहने वाले हैं। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करी जा रही है तो ये अपने आप में है। और इससे पहले भी गोवा के एक जो है व्यक्ति है, साहित्यकार हैं, उनको भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो ये गोवा के दूसरे व्यक्ति हैं। कौन से? दामोदर मोजो। लेकिन बात हो रही है कि पेरुमल मुरुगन को तमिल लेखक है, उनको यहां का अभी जो है साहित्य रचना फायरबर्ड के लिए साहित्य का जो जैसे भी पुरस्कार है इससे उनको सम्मानित किया गया था। चलिए तो आज के सेशन के अंदर आपने देखे इंपॉर्टेंट टोटल 15 क्वेश्चंस और उनका हमने किया डिटेल में एनालिसिस। तो बने रहिए आप प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।